हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट पेपर 2। आज बच्चों 31 ऑफ दिसंबर मॉक टेस्ट पेपर 2 अकाउंटिंग सीए इंस्टीट्यूट का, सीए फाउंडेशन का। तो आज उसका पूरा मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो चलो एक एक करके पूरा डिस्कस करते हैं। अगेन सेम थोड़ा आज रात तक मैं कोशिश करूंगा। इसका पीडीएफ का लिंक हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से लिंक क्लिक करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। गलत है। डेप्रिसिएशन लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। At the end of the accounting year, all nominal accounts are balanced. No, nominal accounts को balance नहीं करते, nominal accounts को close करते हैं। They are closed and transferred to trading P&L. Any amount spent for replacement is a capital. No, it's a revenue expenditure क्योंकि ये एक maintenance है। In case of admission of new पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स। नहीं, प्रॉफिट लॉस तो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बच्चों। ठीक है। डेबिट नोट्स आर इशूड फॉर सेल्स रिटर्न। नो, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट्स इशू किए जाते हैं। डेबिट नोट्स आर इशूड फॉर परचेस रिटर्न बच्चों। ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अरियर्स अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। नहीं बच्चों, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ये जब डिबेंचर हम इशू करते हैं एज अ कोलैटरल तब ये आता है। तो हम इसको डेबिट करते हैं तो ये असेट साइड दिखाया जाता है नॉन करंट एसेट्स में। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 1C। थियरी की बात नहीं करूंगा मैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स पूरा क्लोज कर दूंगा। तो यहां पे बच्चों आपको क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या पूछा है भाई, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा टैली भी हो रहा है, बट आपको बताने हैं क्या इसमें आपने कुछ गलतियां की हैं। हाँ, तो आप वो गलतियां बताओ और रीजंस बताओ क्यों गलतियां की हैं, मतलब क्या सही है एक्चुअली में। तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एसेट्स एक्सपेंस डेबिट में आते हैं, कैपिटल लायबिलिटी इनकम्स क्रेडिट में आते हैं। अगर आपने ये किया है इट्स मीन्स ऑल इज वेल, नहीं तो कुछ ना कुछ जोल है। तो मैंने जहां जहां गलती है वो करेक्शन किया है, क्रॉस मारा है बच्चों। ये असेट है डेटर्स, ये डेबिट में आना चाहिए, ये गलती से क्रेडिट में आया है तो इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, फिर परचेस रिटर्न, ये आपका रिवर्सल ऑफ परचेस है तो बच्चों ये क्रेडिट में आना चाहिए, डेबिट में आया है। तीसरा गलती है ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, ये आपकी क्रेडिट में आनी चाहिए। बिल्स पेएबल सेम लायबिलिटी है, क्रेडिट में आनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक असेट है, ये आपका किधर आना चाहिए बच्चों, डेबिट में आना चाहिए। सेल्स रिटर्न, सेल्स का रिवर्सल होता है तो सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आना चाहिए। बट आप इसको ठीक करेंगे। बस आपको एक्चुअली कैसे ना करेक्टेड ट्रायल बैलेंस पूछा नहीं है, बोलता है क्या क्या गलतियां हैं, हमने बता दी, रीजंस बता दो। रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। चलो ये तो हो गया अपना। अगला सम, दिस इज अ गुड वन। 2A इज अ गुड वन बच्चों। इन्होंने यहाँ पे इन्वेंट्री में 31 दिसंबर 23 का स्टॉक दिया है और 31 मार्च 24 का स्टॉक 3 महीने का आपको फॉरवर्ड रिकंसिलेशन बनाना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। देखो मैंने नीचे सॉल्व किया है पूरा, देखो सॉल्व करके रखा हुआ है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका 31 दिसंबर का स्टॉक आपका है बच्चों, इट इज हाउ मच, 80,000 का स्टॉक आपको दिया हुआ है। बोलता है 31 दिसंबर का स्टॉक शीट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बोलता है पेज टोटल ऑफ 5,000 हैज बीन कैरिड टू समरी शीट एज 6,000। मतलब इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हमने जो स्टॉक का शीट बनाया है उसमें 1000 का स्टॉक हमने ज्यादा ले लिया है
तो हम उसको कम करेंगे तो हम -1000, मतलब जो हमारा 80,000 का स्टॉक है इसमें 1000 एक्सेस लिया है, 5 का 6 लिया है। टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200, पेज का टोटल कम किया। देखो स्टॉक शीट ना नंबर ऑफ पेजेस में जाता है, एक पेज का टोटल हमने गलती से कम किया है तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो 3 और 4 है यही ट्रिकी है, इसी में मजा आएगा बच्चों, यू विल एंजॉय दिस। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग क्वार्टर जैन टू मार्च टोटल 70, तो 70 का परचेज है। ठीक है, 3 महीने का, जैन टू मार्च। बोलता है 3000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर। अगर ये गुड्स 31 से पहले आ गए तो 70,000 ऊपर के 80,000 में ऑलरेडी इंक्लूड होंगे। हाँ, तो फिर से क्यों इंक्लूड करेंगे, तो इसमें से वो 3000 माइनस कर देंगे क्योंकि वो 80,000 जो स्टॉक शीट है दिसंबर 23 का उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है सर। और बोलता है इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 24 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 24 टोटल 4000। ये जो 70,000 के इनवॉइस आए हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ गुड्स आ चुके हैं, इनवॉइस मार्च में नहीं आए लेकिन गुड्स आ चुके हैं, तो वो भी बच्चों अप्रैल में लेने मार्च में लेने पड़ेंगे ना अपने को परचेस में। तो इफेक्टिवली हमारा परचेस हम कितना ऐड करेंगे बच्चों, 71,000 ऐड करेंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारा है सेल्स। सेल्स हमारा है 90,000 का। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई 90 का सेल्स है। उसमें वापस 5,000 गुड्स जो दिसंबर में चले गए थे, तो ये जो दिसंबर का सेल मानेंगे, तो अभी ये 3 महीने के सेल में माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि गुड्स निकल चुके हैं और ये दिसंबर में निकल चुके हैं, तो 31 का स्टॉक में से ये ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो फिर से थोड़ी माइनस करना है अपने को। एंड गुड डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस अप्रैल में बने, तो वापस ये गुड्स तो जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमें सेल में इंक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि इस गुड्स तो जा चुके हैं, भले आपने बिल नहीं बनाए बट गुड्स तो जा चुके हैं, तो हम इसको सेल मान के इसको सेल में जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों ये हमारा सेल्स है, लेकिन हम इसको सेलिंग प्राइस पे नहीं लेस करेंगे, गुड्स जा रहे हैं तो लेस करेंगे बट सेलिंग प्राइस पे नहीं, इसको हम कॉस्ट प्राइस पे लेस करेंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसका बच्चों कॉस्ट प्राइस आएगा 71,200 रुपीज। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोट बोला तो सेल्स रिटर्न मतलब प्लस होएगा, लेकिन गड़बड़ क्या है, ये भी अपने को कॉस्ट प्राइस पे लेने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट 20% माइनस करके ऐड करना पड़ेगा। तो आपको सीधा ऐड करके मैंने यहाँ पे निकाल के दिया है 31 मार्च 24 का स्टॉक 79,800। पूरा सॉल्यूशन अभी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करके निकल जाऊंगा। ये जो है ना, ये फिर ट्रांसफर करके इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आई विल पुट इन टू यूट्यूब, मे बी बाय नाइट, आज रात तक अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा फेवरेट BRS, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे BRS का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा इस बार। दोस्तों इन्होंने कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस 824 400 है यार, मैंने 400 नहीं लिखा। ठीक है, तो आप जरा मेरे को लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट टाइम भी MTP में मैंने बोला था जरा कैलकुलेशन संभाल लेना, तो एक आध जगह मैंने कैलकुलेशन थोड़ा लिखने में गलती किया था, वो आप अभी भी संभाल लेना, कॉन्सेप्चुअली एकदम परफेक्ट जाएंगे। अच्छा, अब कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक तक जाएंगे और ओवरड्राफ्ट नहीं है, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस इन कैश बुक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन 12 मार्च पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, पेमेंट साइड कैश बुक का कम था। देखो कैश बुक का अगर पेमेंट साइड कम है तो कैश बुक, ये कैश बुक है मेरा, ये पासबुक है, तो कैश बुक मेरा ऊपर चला गया। देखो पेमेंट कम मतलब बैलेंस ज्यादा, पासबुक नीचे है, तो बच्चों माइनस करेंगे। चेक ऑफ 170 इशूड वॉज टेकन नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, देखो चेक इशू किया मतलब पेमेंट है, ये पेमेंट बैंक कॉलम में नहीं, बैंक कॉलम कैश बुक में होता है, पेमेंट नहीं कैश बुक में, तो कैश बुक ऊपर चला गया, पासबुक नीचे है, माइनस करेंगे। हमें कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, तो मेरा
देखो बीआरएस का हर टीचर का मेथड अलग रहता है, तो आप अपने टीचर का मेथड फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मेथड क्या बोलता है, हमें कैश बुक से पासबुक तक जाना है, तो हम दोनों को इक्वली सामने रखेंगे और इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें ये देखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। हमें पासबुक को देखना है, पासबुक ऊपर है तो प्लस करके जाएंगे क्योंकि वहां तक कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, पासबुक नीचे है तो बच्चों माइनस करके जाएंगे। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन डेबिट बैलेंस 37 वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट बैलेंस, ये रॉन्ग साइड चला गया। डेबिट बैलेंस कलेक्शन होता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब पेमेंट साइड चला गया, तो पेमेंट बढ़ गया, बैलेंस गिरा, कैशबुक का बैलेंस गिरा, पासबुक ऊपर है तो प्लस करेंगे। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, रॉन्ग साइड गए तो डिफरेंस विल कम फॉर डबल अमाउंट। ओके बच्चों, उसके बाद बात करते हैं 84,000 के चेक इशू किए हैं, 54 के उसी महीने में पास हो गए, 27 के क्लियर नहीं हुए। चेक इशू किए हैं मतलब पेमेंट है, तो 27 का पेमेंट कैश बुक में आ गया है तो कैश बुक नीचे है बाय 27,000, पासबुक ऊपर है तो प्लस करेंगे 27। डिविडेंड 70 कलेक्टेड तो पासबुक ऊपर है प्लस करेंगे। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 40 ये पासबुक में पेमेंट है तो पासबुक नीचे है माइनस करेंगे। वन चेक क्रेडिटर 258 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब ये पेमेंट है दो बार रिकॉर्ड हो गया तो कैश बुक में ज़्यादा पेमेंट, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, प्लस करेंगे 258। ये बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने, इस पे नो इफेक्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। डेटर ऑफ शाहिद हैज डिपॉजिटेड चेक 64 इनटू द बैंक डायरेक्टली इन द मंथ ऑफ मार्च विदाउट इंटीमेटिंग रमेश ट्रेडर्स, हमें बताया नहीं, चेक जमा कर दिया, मतलब हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया तो कैश बुक में नो एंट्री। और बोलता है चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब है पासबुक में भी पैसा का एंट्री नहीं आया तो कैश बुक में नो एंट्री, पासबुक में नो एंट्री, नो डिफरेंस, नॉट कम इन रिकंसिलेशन। बहुत बढ़िया था ये, मेरे को अच्छा लगा। कुछ ना कुछ मतलब ट्रिकी होना चाहिए जिसमें हमें यह टेस्ट करना है कि बच्चा लॉजिकली कितना अच्छा सोच पाता है। ओके बच्चों, चेक फ्रॉम कस्टमर 10,000 डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड एडवाइस रिसीव, देखो चेक डिपॉजिट हुआ मतलब कैश बुक में एंट्री आ गई, अब लेकिन डिसऑनर हुआ तो पासबुक में कलेक्शन नहीं आया और कैश बुक में रिवर्स नहीं किया तो कलेक्शन कैश बुक में कैश बुक ऊपर है पासबुक नीचे है, माइनस करेंगे। बैंक पेड क्रेडिट कार्ड बिल 5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पेमेंट पासबुक नीचे तो माइनस करेंगे। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड चेक 50,000 अदर कस्टमर क्रेडिटेड चेक ऑफ 50 ऑफ अदर कस्टमर, तो हमारा पासबुक उतना ऊपर है, क्रेडिट मतलब कलेक्शन, पासबुक ऊपर है प्लस करेंगे। बैंक क्रेडिटेड 4,000 सेविंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग करंट अकाउंट, तो हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, करंट में मतलब पासबुक में कलेक्शन कम है, पासबुक नीचे है, -4 करेंगे। बैंक डेबिटेड चार्जेस 400, ये पासबुक में बैलेंस नीचे हो गया तो माइनस करेंगे बच्चों। और मैं आपको बहुत से सिंपल बोलता हूँ, ये जो बैलेंस होगा ना फाइनल, ये थोड़ा सा, ये कितना था, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, ये आपका -400, ठीक है। तो आपका ये पासबुक का बैलेंस निकाल लेना, 400 का मतलब टोटल कर लेना आप खुद ही, आप ठीक है ना, टोटल कर लेना, मैंने बाकी सब सेट करके दिया है, बाकी आप टोटल का काम तो खुद कर लो। दोस्तों ये अपना सिंगल एंट्री का सम है, नहीं एनपीओ का सम है, तो इसमें रिसीट एंड पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो मैंने सोल्व करके रखा है, पूरा आंसर निकाल के रखा है, बैलेंस शीट टैली करके रखा है। अब आप खाली मैं आपको क्विकली बताते जा रहा हूँ क्या क्या किया। देखो सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसमें आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे, क्लोजिंग एडवांस लेस करेंगे, और आउटर कॉलम में फाइनल सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डोनेशन रेवेन्यू बोल रहा है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में, इस सब में ट्रिकी पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है बट इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
कैसे? 90,000 अगर 9% इंटरेस्ट है तो 100% मतलब ओवरऑल फेस वैल्यू कितना, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपको मिलेगा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आई हैव डन द कैलकुलेशन। इनकम एक्सपेंडिचर किधर गए भाई? बैलेंस शीट में आजा 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 आजा। 10 लाख 10 लाख, हाँ। तो आपका 90,000 इज 9%, तो 100% कितना? 100 आउट ऑफ इधर किया था मैंने वर्किंग नोट। चलो ठीक है, 10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। इस पॉइंट को जिसने पकड़ा उसका बैलेंस शीट टैली होगा, नहीं तो 10 लाख का डिफरेंस आएगा बच्चों। हाँ, चैरिटी शो कलेक्शन और चैरिटी शो एक्सपेंस को नेट ऑफ कर देंगे इनकम साइड। मेडिसिन, देखो मेडिसिन में ना बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। मेडिसिन में आपको स्टॉक दिया है, मेडिसिन में आपको क्रेडिटर दिया है, मेडिसिन में आपको पेमेंट दिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप पहले क्या करेंगे? मेडिसिन का क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस, आई राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट, और आपको परचेज ऑफ मेडिसिन बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, परचेज यहां से उठाया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, आपको मिलेगा कंजम्पशन। और आपको पता है हमारा एक्सपेंस कंजम्पशन माना जाता है, और इस कंजम्पशन को उठा के आप बच्चों कहाँ डाल देंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। डन। अच्छा, फिर आप एक और चीज करेंगे, ये आपके जो क्रेडिटर्स और स्टॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स डाल देंगे। बच्चों आपको टाइम सेव करने के लिए, बिकॉज आपके एग्जाम्स अभी अगले 12 दिन में हैं, डूइंग इट बिट फास्ट। जिन्होंने ये देखो, आप डायरेक्टली एमटीपी का ये सुनना मत, इट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो जिन्होंने पेपर लिखा है वो देखेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। एक एक सम सॉल्व करो, फिर एक एक सम वेरीफाई करो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करो, पूरा पेपर आप खुद ही करेक्ट करो अपना, बट डू इट। घर में बैठ के लिख रहे हैं, 3 घंटे का टाइम सेट करो। अगर आपने इंस्टीट्यूट में नहीं दिया, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत सारे पेपर लिखो। आपको रिक्वेस्ट है, घर में टाइम सेट करके इसको सॉल्व करो। नहीं दिया तो सॉल्व करके आप आंसर्स चेक करो। मैं पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ, आप पूरा चेक कर लेना, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो बच्चों बस पोस्टिंग करते जाना है, कुछ खास सम में दम नहीं। ये एक्सपेंस में जाएगा, सैलरीज एक्सपेंस में जाएगा, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस करेंगे, एक्सपेंस। ये इक्विपमेंट खरीदा तो कोई टेंशन नहीं, अपने पास ओपनिंग इक्विपमेंट पड़ा है, उसमें आपने ये ऐड किया। लेकिन क्या होगा ना, आप अगर इसमें ऐड करते हैं 210 + 150 इट कम्स टू 360, लेकिन 360 की जगह यहाँ पे 3 lakhs है, तो 360 का 3 lakhs होने का एक ही रीज़न हो सकता है, 60,000 का डेप्रीसिएशन। तो इसका लेजर बना सकते हैं। मैंने तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में इसको ये बैलेंसिंग फिगर डेप्रीसिएशन निकाल दिया। इसका सेकंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में दे देना। अच्छा, ध्यान देना, इक्विपमेंट इज अ गुड पॉइंट। उसके बाद बच्चों हो गया, अब देखो कुछ रह गया क्या? कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्डिंग पे डेप्री लगाना। अब देखो 5 लाख का 480 हो गया बिल्डिंग कैसे 5 लाख का 480 हो गया? इसका मतलब है 20,000 का क्या चार्ज किया बच्चों हमने? डेप्रीसिएशन चार्ज किया। ठीक है ना? तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आपका सरप्लस आ गया 1,02,000। आप इस सरप्लस को इधर जोड़ दो, आपकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया से 20/42 पे टैली हो गई बच्चों। एरर्स एंड ओमिशंस संभाल लेना, टोटलिंग पर टैली हुआ तो मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं, मैं मतलब मालूम है बच्चे बाकी संभाल लेंगे। अब बच्चों अगला जो सम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का है, ये मेथड 2 है, जहाँ पे जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाते। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपका जेएलपी अकाउंट बनाओ, डेबिट साइड पेमेंट करो। फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे अमाउंट। सेकंड ईयर में फिर से 3,000 का प्रीमियम पे किया, सरेंडर वैल्यू 900, क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे, बाकी 2100 राइट ऑफ टू पीएनएल। पीएनएल लिखना भूल गया है, राइट ऑफ टू पीएनएल बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, फिर आपको क्या है ना, ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर है विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर। फिर नया प्रीमियम पे करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 2,000 लिखेंगे, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आपका राइट ऑफ टू पीएनएल। मतलब आप हर साल ऐसे करते रहेंगे
और चौथे साल के एंड में 36,000, पांचवें साल में 36,100 का बैलेंस है बच्चों। और पांचवें साल 2024 में 15 अप्रैल को आपने रिटायरमेंट की वजह से पॉलिसी सरेंडर किया। इफ नथिंग इज मेंशन, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उतना ही पैसा मिला आपने को, हमें उससे ज़्यादा कम नहीं मिला। कम ज़्यादा मिलता तो डिफरेंस प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशो में लेके जाते थे। हो गया 5 मार्क का। देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल बात है, जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उतना आप फटाफट और फास्ट चीज़ें करते जाएंगे। अच्छा, ये गुडविल को वैल्यू करना है। अब इन्होंने गुडविल को वैल्यू करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड दिया है। उसने 4 साल का प्रॉफिट, 3 साल प्रॉफिट है, 1 साल लॉस है, तो पहले तो उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर इन्होंने आपको एक रेम्यूनरेशन दिया है ऑल्टरनेट, तो आपको पता है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके हम लेस करते हैं, तो हम इसको लेस कर देंगे बच्चों। तो दिस गिव्स यू योर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। ये देखो, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 8% है, लेकिन हमारा बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है मार्केट से। हमारा बिजनेस रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बिजनेस रिस्की होता है उसका रिस्क प्रीमियम जोड़ के उसका रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है। देखो, जितना ज़्यादा रिस्की बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आपको रिस्की बिजनेस नॉर्मल रिटर्न देता है तो आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे? ज़्यादा एक रिटर्न एक्सपेक्ट करने की आपकी होगी उम्मीद। तो 8 + 3 11% NRR, वो आप 11% 9 lakhs पे लगाते हैं तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 99,000 आता है। तो 2 lakh 4 - 99 बच्चों, आपको 1,05,000 का सुपर प्रॉफिट आता है। और ये बोल रहा है कि 6 years परचेस, 630 का गुडविल समाप्तम। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, मज़ा आ रहा है। मज़ा आता है ऐसे फास्ट ट्रैक में पेपर सॉल्व करने में, मज़ा आता है कि अपना टेस्ट लेने में कि हमको आता है कि नहीं, हम कितना फास्ट कर सकते हैं इनको। अच्छा बच्चों, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम है, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हमारे PQ पुराने पार्टनर्स हैं, 5:3 का पुराना रेशो है। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया तो न्यू PSR भी निकालना पड़ेगा, काम आएगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको आप पार्टनर्स कैपिटल और मैंने ये कैपिटल रिवैल्यूएशन बनाया है और उसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा। देखो, मैंने रिवैल्यूएशन करके रखा है, आप देख लेना, कुछ है नहीं खास रिवैल्यूएशन में। उसमें 1,17,500 का प्रॉफिट आया जो मैंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। रिजर्व्स में P&L पड़ा था, वो उठा के ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR में बांट दिया। उसके बाद न्यू पार्टनर कैपिटल लाया 240 प्लस गुडविल लाया 32, तो दोनों जोड़ के हमने पेमेंट ले लिया कैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स आर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो 32,000 का गुडविल है बच्चों, वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। दोस्तों, इस सम में क्योंकि आपको न्यू रेशो नहीं दिया, और जब भी नया रेशो नहीं दिया होता है हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हमारा पुराना रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 32,000 का गुडविल है इसको आपको 5:3 पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसकी एंट्री हमेशा क्या होती है, G2S गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब आपका गेनिंग कौन है सर? R इज गेनिंग, R टू P टू Q। R 32,000 P एंड Q को देगा 5 और 3 के रेशो में 20 और 12,000, ठीक है ना। तो इसका हमने बच्चों यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। ये देखो, गुडविल का पोस्टिंग कर दिया। अच्छा, गुडविल का पोस्टिंग के बाद ये बोलता है अब कैपिटल एडजस्टमेंट करो। अब इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट ध्यान से रीड करना पड़ता है कि क्या बोल रहा है। वो बोलता है गुडविल जो है वो एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड। ओल्ड का एडजस्ट करना है। यहां से पता चला कि बेस न्यू को लेना है, क्योंकि जिसको बेस लेंगे उसका एडजस्ट नहीं करना है, तो न्यू को बेस लेंगे। अच्छा, थ्रू करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन सच अ मैनर दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स वुड बी इन PSR। अब बच्चों, इसके लिए हमें नया PSR निकालना पड़ेगा, और ये आपका बहुत ही सिंपल मेथड है। हमने R का 1/5 शेयर लिया,
बी क्यू का बचा कितना 4/5 और इस 4/5 को हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया, वी गॉट न्यू PSR 532। तो मैंने क्या किया, अब आपका आर का कैपिटल 240 फॉर 1/5 शेयर है, तो फर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं आपको पता है, वो आर का शेयर को रेसिप्रोकल ऑफ PSR से मल्टीप्लाई करने का, 1/5 का 5/1, तो फर्म का कैपिटल हो गया 12 lakhs, जिसको आप 5, 3 और 2 के रेशो में डिवाइड करेंगे 6 lakhs, 360 और 240। बच्चों ये वाला हमें कैपिटल रखना पड़ेगा और ये आप क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे वर्किंग नोट 2 दिखा के। बैलेंसिंग फिगर दोनों में जो भी आया करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। उम्मीद है क्लियर टू एवरीवन। मैंने कैलकुलेट करके रखा है, राउंडिंग ऑफ था किधर 50 पैसे का, आप देख लेना। मैं वापस आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दिस पेपर हैज़ बीन सॉल्व्ड वेरी क्विकली इन 1.5 आवर्स। पूरा 3 घंटे का पेपर 1.25 घंटे में सॉल्व किया है। कुछ कैलकुलेशंस टोटल्स इधर उधर हो गए तो संभाल लेना, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों। देखो मैंने क्वेश्चन के नीचे आंसर पूरा सेटिंग करके रखा है सॉफ्टवेयर में। अच्छा आपके लिए इजी होगा, क्वेश्चन नीचे आंसर। अच्छा इसके बाद बच्चों ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सिंगल एंट्री का। इसमें अपने को ट्रेडिंग PNL बनाना है, ठीक है बना लेंगे। ट्रेडिंग PNL ने मैंने बना लिया है, पूरा बैलेंस शीट टैली भी कर दिया है। थोड़ा इसमें दिक्कत आ रहा था, क्यों दिक्कत आ रहा था समझने में नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट है। देखो 2 करोड़ 26 लाख, 2 करोड़ 56, मतलब बड़े बड़े अमाउंट होते हैं ना, तो ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो 100-150 वाला कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो बहुत चलने में ना दिक्कत देता है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अच्छा क्वालिटी का कैलकुलेटर 400-450 में आता है, वो है ना बटन्स बहुत स्मूथ रहते हैं। तो अपने को ना इसमें कैलकुलेटर में है 200 रुपये का डिफरेंस, बटन्स ना कभी कभी प्रेस होता है तो प्रेस करते हैं तो होते नहीं है, अपना ध्यान नहीं जाता है, कैलकुलेशंस मिस्टेक हो जाता है। आज ही मेरे से हो रहा था, अब पता कैसे चला मुझे मिस्टेक हो रहा है, टैली नहीं हुआ, ठीक है ना। तो टेक अ गुड क्वालिटी कैलकुलेटर जिसके बटन बहुत स्मूथ होने चाहिए, और उसी को लेके 4-500 में बेस्ट कैलकुलेटर अच्छा सा आ जाता है, वो वाला यूज करेंगे ना तो बहुत बेटर होगा। शुड बी स्मूथ, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कैलकुलेटर। और एग्जाम के दिनों में दोस्तों, एग्जाम्स में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको एग्जाम के दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप प्लीज उन चीजों पे फोकस करना। ये ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कैसे ईयर ऑन ईयर बच्चों के नए नए टाइप के सम्स, नए नए टाइप के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी अपने आप को नई नई चीजें बच्चों को बतानी पड़ती हैं बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको लगा शेयर करने लायक है, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक, पुश द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। चलो बच्चों, अब आप सिंगल एंट्री की जब बात करेंगे तो बस क्या करना है, सब उठा के अपनी अपनी जगह पोस्ट करना है। मैंने एक सिंगल एंट्री में बच्चों को दिक्कत होती है, किस बात की दिक्कत होती है मैं बता रहा हूं। उनको ना जब डेटर, क्रेडिटर, कैश और बैंक, ये 4 लेजर बनाने होते हैं, तो जब पोस्टिंग तो कर लेते हैं बट क्लोज करने के टाइम समझता ही नहीं कहां से क्या क्लोज करें, पहले क्या क्लोज करें, बाद में क्या क्लोज करें, और वहां पे गड़बड़ हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है सिंगल एंट्री में, ये कॉन्सेप्ट्स पे काम करना कैसे है अपने को। और अगर आपने वो वीडियो मैंने उस पे इंस्टीट्यूट के सब सम्स डिस्कस किए, सॉल्व नहीं किए हैं, डिस्कस किए हैं। मैंने ये डिस्कस किया है कि सम पढ़ने से आपको कैसे सम का जजमेंट आएगा, कि इस सम में क्या क्या बनेगा और कहां कहां से क्या क्या बैलेंसिंग फिगर निकलेंगी। 60 to 70% जजमेंट सम पढ़ते आ जाएगा आपको। और आपको अगर आपने बहुत ध्यान से पूरा वीडियो सुना, डेफिनेटली सिंगल एंट्री उसके बाद सॉल्व करके देखो सम, डेफिनेटली जो आपका दिक्कत होगा ना निकल जाएगा, मेरा आपको वादा है वो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल पोस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ना ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, तो डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है।
कैश, अच्छा कैश बुक बना के दिया है, अपने को कैश बुक बनाना ही नहीं है, कलेक्शंस हैं, पेमेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया है, सब अपनी अपनी जगह पोस्ट किए। देखो कैश परचेज है, कैश सेल्स है। अब यहाँ पे मैं अगर नीचे देखता हूँ तो हमारा जीपी रेशो दिया है। जब भी जीपी रेशो दिया होता है मेरे ब्रेन में एक ही बात आती है, इसका मतलब है ये लोग ना क्लोजिंग स्टॉक गुम कर देंगे, गुम कर देंगे, देखना। और वो ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी, ये जीपी रेशो से आएगा और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। देखो ये प्रैक्टिस करने के बाद ये कंक्लूजन्स होते हैं, हमें सम का ड्राफ्टिंग से समझता है कि इसमें आगे का रास्ता कैसे होगा। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट दिया है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर क्रेडिटर का। अच्छा इसका मतलब है डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा और हमने कैश बुक में देखा देयर इज अ कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखो, एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। इसका मतलब ये चल गया हमें डेटर क्रेडिटर अकाउंट में से क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, वही मिसिंग है। जजमेंट लगाना है अपने को, कनेक्ट करना है चीजों को और आगे बढ़ना है। उसके बाद बच्चों इन्होंने आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, डेप्री बोला, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सब पोस्टिंग्स कर ली, अभी क्या डिस्कस करूं, सब अपनी अपनी जगह पोस्टिंग करके मैंने क्लोज करके पूरा प्रॉफिट निकाला है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाला 694,800। ये टोटल्स बड़े बड़े हैं ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। देखो जब मैं ये पूरा सम सॉल्व करके टैली कर रहा था तो मैंने फटाफट टैली करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं ही बच्चों को बताता हूं कि ऐसे टैली करना स्टार्ट मत करो। आप पहले एक बार, क्योंकि सिंगल एंट्री में डेटा बहुत स्कैटर्ड रहता है, तो कभी कभी कोई एडजस्टमेंट बीच का इधर का उधर का मिस आउट हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को कनेक्ट करने की करते हैं तो किधर मिस आउट करते हैं। तो हमेशा सम वापस रीड करने का। देखो कुछ रह तो नहीं गया, मेरा रह गया था, मेरा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड पोस्ट करना रह गया था। और बच्चों आप सोच लो अगर मैंने ये एडजस्टमेंट भूल गया तो मेरा डेटर क्रेडिटर में से क्रेडिट सेल भी गलत आएगा, क्रेडिट परचेज भी गलत आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में गलत जाएगा, तो जीपी गलत, अपना क्लोजिंग स्टॉक गलत आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बात को आप समझो, टैली होगा भी तो रॉन्ग टैली होएगा आपका, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान करना, कैसे हमें एक प्रोसेस है, खाली कॉन्सेप्ट्स समझने से आप 90 मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इनफ प्रैक्टिस करना है और हर टॉपिक में प्रोसेस होता है, प्रोसेस को पकड़ के रखना है। इस टॉपिक में इस प्रोसेस से, इस तरीके से चीज़ों को हम हैंडल करेंगे तो फटाफट सम होगा, ऑन टाइम होगा और मिस्टेक होने के प्रोबेबिलिटीज एकदम लोवेस्ट होंगे। तो वो प्रोसेस को आप पकड़ के चलो बच्चों। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे किधर दिक्कत है और उसका आपको कुछ वीडियो बना के देना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, डेफिनेटली आई विल मेक इट एंड इंश्योर दैट यू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अच्छा बच्चों, अब ये जो आपका है रेक्टिफिकेशन है, ये आपका रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में करना है, थर्ड मेथड है आपका। यहाँ पे हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं, बहुत ही आसान सा सम है। रिपेयर्स हैं जो गलती से बिल्डिंग में चले गए तो हमें बिल्डिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा, रिपेयर्स को डेबिट करना पड़ेगा, और रिपेयर्स P&L एडजस्टमेंट में डेबिट हो गए। P&L एडजस्टमेंट में क्या जाता है, जो भी नॉमिनल है, जो भी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट हैं, वो सब P&L में ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा है फ्रेट कॉलम का शॉर्ट है, तो फ्रेट में 4,500 शॉर्ट है, तो फ्रेट टू सस्पेंस, लेकिन फ्रेट विल बी रिप्लेस्ड विथ P&L एडजस्टमेंट। अच्छा तीसरा गुड्स, ये है आपका सेल्स रिटर्न एंड पार्थ को दोनों को डेबिट हो गया, तो पार्थ को वैसे क्रेडिट करना था, डेबिट हो गया, तो आप अभी क्रेडिट कर दो, लेकिन रॉन्ग साइड हो गया तो आपको डबल अमाउंट से इफेक्ट देना पड़ेगा और सस्पेंस के थ्रू एंट्री कंप्लीट करेंगे। चौथा, फर्नीचर बेचा लेकिन सेल्स में रिकॉर्ड हो गया, तो सेल्स में डेबिट करेंगे। आप क्या करेंगे, सेल्स में डेबिट करके टू फर्नीचर करेंगे, और सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इट विल बी रिप्लेस्ड विथ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसमें बोला कि आपका बिल डिसऑनर हो गया, तो आपने डेबिट किसको करते हैं, जब भी बिल डिसऑनर होता है यू डेबिट ड्रॉई अकाउंट, बट आपने BR को डेबिट कर दिया तो आप BR को क्रेडिट कर देंगे, ड्रॉई डेटर को डेबिट कर देंगे। हाँ एक एंट्री और लास्ट में आएगी,
मैंने नहीं पास की। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में से जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो आप बच्चों बाकी कर लेना। अच्छा बच्चों, ये आपका है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये तो बहुत ही इजी है, आपको मतलब ऐसा सम ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो आपका ये आपका कौन से साइड जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग ये डेबिट, ये आपका डेबिट में माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, परचेस डेबिट में, परचेस रिटर्न डेबिट में, परचेस में से लेस होगा, कैरियज इनवर्ड ऐड होगा परचेस में डेबिट में। देखो कैरियज इनवर्ड ना परचेस में ऐड करते हैं, कोई लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं, वो भी राइट है, बट नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लेके परचेस में ऐड करेंगे तो ज़्यादा राइट है। ये डेबिट साइड जाएगा। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आपका डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेबिट में है क्या? कुछ है नहीं, 2 मिनट का गेम है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल ऑफ स्क्रैप बच्चों क्रेडिट करते हैं, उम्मीद है मैंने किया है। ये पूरा मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दिया है एंड आई एम गेटिंग द फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9546। एरर्स एंड ओमिशन संभाल लेना, टोटलिंग मिस्टेक संभाल लेना, बाकी तो कोई है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग 5 मार्क के लिए तो एक तो फ्री का क्वेश्चन है। अच्छा ये बच्चों इन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वी आर नाउ इनटू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। तो आप देखो हमारे पास 2 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 12% वाले भी 10% वाले भी। देखो 10% वाले हम रिडीम नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं कर सकते, और इन्होंने खुद भी बोला है कि आप खाली 12% वाले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, और वो 36,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 36,000 इंटू 10 3,60,000 फेस वैल्यू है, लेकिन हमें इसको 2 रुपया प्रीमियम पे रिडीम करना है, ठीक है। अच्छा लेकिन हमें हमेशा पहले तो सीआरआर और इक्विटी का कॉम्बिनेशन देखना है। आपको पता है आपको फ्रेश इशू, देखो 6,000 इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू करेंगे तो ये हो गया 60,000 रुपये, एट पार लेना है, भले आप इशू एट प्रीमियम करो बट सीआरआर कंप्यूटेशन में फ्रेश इशू इज टेकन एट पार। हमारी इक्वेशन क्या होती है? इफ यू जस्ट रिमेंबर, हम लोग एक बहुत सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश इशू प्लस सीआरआर, तो आपका 3.6 लाख में से आपका 0.6 आपका वो है 0.6 लाख आपका क्या है? फ्रेश इशू। 60,000 इज 0.6 लाख, तो बच्चों आपको सीआरआर बाकी 3 लाख का बनाना पड़ेगा। मैंने वही यहाँ पे दिखाया है, 360 में 60 का फ्रेश इशू, सीआरआर 3 लाख का। और सीआरआर हमेशा फ्री रिजर्व्स में से बनाते हैं। फ्री रिजर्व्स हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 240 और पीएनएल पड़ा है 160, तो आप जनरल रिजर्व 240 पूरा यूज कर लो, बाकी आपको कम पड़ा 60,000 वो बच्चों पीएनएल से निकाल लेना, ये आपका सीआरआर क्रिएट हो गया। तो आप एंट्री पास करेंगे, पहले हमेशा आप फ्रेश इशू की एंट्री करेंगे, 6,000 शेयर्स इशू करेंगे और 6,000 शेयर्स आप कितने में इशू करेंगे सर? 10% प्रीमियम में, तो 60,000 प्लस 10% 66,000, ये फेस वैल्यू, ये आपका प्रीमियम। फिर आप सीआरआर क्रिएट करेंगे फ्री रिजर्व्स को डेबिट करके टू सीआरआर। फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 360। बच्चों इसमें ना हमारे को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 20%, जो आता है 72,000, टोटल 432 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा हमें इसमें बोला है कि हमें 200 प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनका एड्रेस नहीं पता, तो हमें 36,000 प्रेफरेंस शेयर्स की जगह 35,800 का ही पेमेंट कर पाए, बाकी का चेक वापस आ गया। 35,800 इंटू 12, सो द पेमेंट इज 432 की जगह 429,600 का पेमेंट हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चला ना वो किधर है, वो लोग का चेक वापस आ गया बच्चों। अच्छा फिर आपको पता है ये सेक्शन 133 कंपनी अज्यूम करेंगे और आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पीएनएल से एडजस्ट करेंगे, और हमारे पास पीएनएल में उतना अमाउंट है। फिर बोलता है बोनस देने का, बोनस 2:5 रेशो में देने का। अच्छा आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये बोलता है आपने जो नए शेयर अभी इशू किए इक्विटी, उनको बोनस मत देना। तो मतलब जो पुराना इक्विटी शेयर्स है 60,000 पुराने इक्विटी शेयर्स, इन्हीं को बच्चों बोनस देना पड़ेगा। तो आपका 2:5 के रेशो के हिसाब से 24,000 शेयर्स इशू करेंगे
240 और बोलता है सीआरआर से इशू करो। क्यों बोलता है? नहीं बोला तो भी हम ऐसा करेंगे, बट क्या सीआरआर मेरे पास है? हाँ, 3 लाख का सीआरआर पड़ा है बच्चों हमारे पास, तो अपने को 240 चाहिए। तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो ये एक और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन, दोस्तों हम आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज डू इट। विल नाउ क्लोज इट इन नेक्स्ट 7 minutes with last equity issue of shares with double pro rata allotment। बढ़िया क्वेश्चन है, बट मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मैं बच्चों को बोलता हूँ प्रो रेटा में डबल वाला करके जाओ, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यू नो बी, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, प्रो रेटा को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, आज साल का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन 31 December। बिफोर आई लीव या प्रोसीड भूल जाऊँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है 12 Jan को अकाउंट्स का पेपर है, बहुत अच्छा जाएगा। हमेशा आप जब पेपर लिखने को जाते हैं तो कई बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिफोर द पेपर, इन द पेपर, आफ्टर द पेपर। तो बिफोर द पेपर, आफ्टर द पेपर, इन द पेपर, किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हम हमारी पॉजिटिव, मतलब इससे है ना डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मतलब आप पेपर में और अगले पेपर में कुछ इश्यूज होंगे, उनसे बच जाएंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं एक्चुअली, मैं जब वो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा 10 मिनट का, थोड़े दिनों के अंदर आपको वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर द पेपर, इन द पेपर, आफ्टर द पेपर। बोला आफ्टर, हाँ आफ्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर द पेपर के बाद अगला पेपर है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टू बी डन आफ्टर द पेपर। हाँ, तो बच्चों ये हमारा शेयर्स इशू करने हैं 1/20, लेकिन हमारा बहुत ही ओवर सब्सक्रिप्शन है 360 का, हेवीली ओवर सब्सक्राइब। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा प्रीमियम है और अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, ये तो अपना ठीक है। ये बोलता है 80,000 शेयर हमने पूरे रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, उनको रिफंड कर दिया, चलो खत्म। 160, एक प्रो रेटा 1 में 160 के सामने 80 इशू किए, तो बच्चों 80 रिजेक्ट हुए। दूसरा प्रो रेटा 1/20 के सामने 40 अलॉट हुए, तो इसमें भी 80 रिजेक्ट हुए। तो मैंने क्या किया, इसका एक टेबल बना दिया। ये पहला 80 पूरा रिजेक्ट हो गया, 160 में 80 अलॉट हुए, 80 रिजेक्ट हुए, 1/20 में 40 अलॉट हुए, 80 रिजेक्ट हुए, तो टोटल्स भी हमारे मैच हो गए बच्चों। अब हमें ना ये टेबल हमेशा पूरा मैच करके देता है कैलकुलेशन को। हमें अब 3,60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये रिजेक्टेड शेयर्स एंड अलॉटेड शेयर्स। जो अलॉटेड शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है कैपिटल में जाता है, रिजेक्टेड शेयर्स जो फुल रिजेक्शन है वो तो रिफंड किया जाएगा, लेकिन जो प्रो रेटा में रिजेक्शन होता है वो रिफंड की जगह अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। कभी कभी अलॉटमेंट में पैसा बच जाता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच जाता है एप्लीकेशन का, तो कॉल में एडजस्ट करते हैं या रिफंड करते हैं। ये सम बोलता है कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, उसके बाद कॉल में एडजस्ट मत करना। अगर उसके बाद अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया, तो उसको कॉल में एडजस्ट मत करना, आप उसको बच्चों क्या कर देना, रिफंड कर देना। कर देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया है, इसका एक टेबल बनाया। देखो ना, इंस्टीट्यूट ना टेबल फॉर्मेट बनाता है, मैं थोड़ा ना फ्लो चार्ट फॉर्मेट में आता हूं। देखो मैं बोलता हूं 3,60,000 शेयर का 3 का एप्लीकेशन मनी 10,80,000। अब इस 10-80 का हिसाब बताऊंगा आपको। पहला हिसाब, भाई जो शेयर रिजेक्ट हो गए 80,000, उसका 240 ये रिफंड दे देंगे टू बैंक। दूसरा जो है प्रो रेटा 1, प्रो रेटा 1 में 160 का एप्लीकेशन का 80 अलॉट किया, 80 रिजेक्ट हुआ, तो दोस्तों 160 का एप्लीकेशन मनी आता है 480, 4,80,000। देखो जो आपने शेयर अलॉट किए
उसका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। जो आपने 80,000 शेयर रिजेक्ट किए उसका एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट मनी है कितना सर? 4 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी है, 80,000 शेयर 5 के हिसाब से, तो 4 लाख में 240 हम एडजस्ट कर देंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई बाकी तू दे दे पैसा, 1,60,000 दे देगा, क्यों नहीं देगा? हाँ दोस्तों, तीसरा प्रोरेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं। एक पीस में 40 अलॉट किए, 80 रिजेक्ट हुए। अब आपका एक पीस का एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से 360 आया, 3/12 का 360 36, उसमें 40,000 शेयर जो आपने अलॉट किए उसका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। 80,000 शेयर जो आपने रिजेक्ट किए उसका एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही पॉइंट की वजह से ये सम इंपॉर्टेंट है। अब इनका अलॉटमेंट मनी 5 के हिसाब से 40,000 शेयर पे 2 लाख बनता है और हमारा एक्सेस पड़ा है 240। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 240 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो 2 लाख के अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट होने के बाद भी 40,000 बच गया, और उस 40,000 को बच्चों हम क्या कर देंगे? रिफंडम कर देंगे, रिफंडम कर देंगे। बस ये चार्ट अपना तैयार हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल है। वो टेबल फॉर्मेट भी अच्छा है बट ये इजी पड़ता है बहुत, तो ये मैंने ये चार्ट फॉर्मेट डिस्कवर किया है। तो मतलब डिस्कवर इन द सेंस कि एक आध बैच में मुझे वो टेबल फॉर्मेट बच्चों को नहीं खोपड़ी में जा रहा था। 1-2 बच्चे ना दुखी दुखी बैठे थे, मैं बोला चलो दुखी दुखी बैठे हैं तो मजा आता है, क्रिएटिविटी स्टार्ट करो भाई, अब उनको कैसे समझे। तो चार्ट फॉर्मेट बनाया और फटाफट उन बच्चों को समझ में आ गया। तो अब मैं चार्ट फॉर्मेट, डबल प्रोरेटा में चार्ट फॉर्मेट यूज करता हूं। तो एप्लीकेशन मनी आया 1080 का, देखो अभी उसमें से आपने फुल रिजेक्शन वाला 240 और सेकंड प्रोरेटा वाला अभी अभी 40 जो बात किया रिफंड कर दिया। आपने 1,20,000 शेयर 3 के हिसाब से कैपिटल में 360, और अलॉटमेंट में आपने देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में 240 एडजस्ट किया, इधर 240 और इधर 2 लाख, तो अलॉटमेंट में आपने कितना एडजस्ट किया? 440, और मैच हो गया आपका अमाउंट। देखो आपका अमाउंट कितना होना चाहिए बच्चों? 10,80,000 रुपीज, ये वाला अमाउंट। फिर आपने क्या किया? अलॉटमेंट ड्यू किया 6 लाख, इट्स योर 1,20,000 शेयर्स इनटू 5 रुपीज, 6 लाख प्रीमियम के साथ है। लेकिन उसमें से 440 आ चुका है तो बाकी 160 आएगा, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल ड्यू करो, लेकिन एक आदमी ने कॉल नहीं दिया। अब यहाँ पे भी गेम खेला इंस्टीट्यूट ने। क्या गेम खेला? वो आदमी जिसने कॉल नहीं दिया उसके पास कितने शेयर है नहीं बताया, वो बोलता है वो फर्स्ट प्रोरेटा वाला बंदा है, 680 शेयर्स उसने अप्लाई किए। तो दोस्तों फर्स्ट प्रोरेटा में आप अगर ध्यान से देखेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशो क्या है? 160 का 80, मतलब 2:1, मतलब 2 अप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो आपने यहाँ पे 680 शेयर्स अप्लाई किए तो आपको 340 शेयर इसको मिले होंगे, और उन 340 शेयर्स पे इसने 4 रुपया नहीं दिया, 1360 नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स एंड अरियर्स कैसे निकालेंगे, और बाकी पैसा मिला बैंक में ले लेंगे, और फिर इसका फॉरफीचर कर देंगे और फिर रीशू कर देंगे। रीशू में प्रीमियम है, और आपको पता है रीशू में जब प्रीमियम होता है तो शेयर फॉरफीचर में कोई भी डिस्काउंट एडजस्ट हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे हमारा आई डोंट नो कितना टाइम, बट डेफिनेटली हमारा लेस देन 1 आवर में पूरा पेपर पहले सॉल्व किया, लेस देन 1 आवर में पूरा डिस्कस हो गया बच्चों। और अब आप अच्छे से देखो आपकी क्या गलतियां हैं, उनको इम्प्रूव करो। आपको कोई डाउट्स डिस्कस करने हैं तो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, आप बच्चों कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, और टीम विल कनेक्ट विथ मी। आई एम प्लानिंग कि अगर बच्चों को डिमांड है तो आई विल बी देयर एंड आई विल डिस्कस द डाउट सेशंस ऑनलाइन, यूट्यूब ऑनलाइन, जहाँ पे बच्चे कनेक्ट करेंगे, जिसको भी जो भी डाउट है सामने सामने पूछेगा, मैं सामने सामने ऑनलाइन आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। तो आई एम प्लानिंग दैट वे, इफ द स्टूडेंट्स वुड कम डाउन फॉर इट, मिनिमम मेरे को 15 से 20 बच्चे होंगे
तो ये सेशंस में कंडक्ट करूंगा बच्चों। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, टाटा बाय बाय फ्रॉम दिस साइड, गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ।